अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गद्दारी एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा मौत के बाद भी मुआफ़ नहीं। कहते हैं कि अपनी सफ़ों में छुपा गद्दार दुश्मन से कई गुना ख़तरनाक होता है। तारीख़ इंसानी में ऐसे कई गद्दार पैदा हुए कि जिन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए अपनी ही कौमों के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बिछाए, मगर उनका अंजाम ना सिर्फ अबरनाक हुआ बल्कि लोग उनसे नफ़रत के बायस आज तक उनकी बाकी रह जाने वाली निशानियों पर ना सिर्फ थूकते हैं बल्कि उनके मुजस्मों पर पेशाब तक किया जाता है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि गद्दारी का जुर्म साबित हो जाने पर किसी को माफ़ी नहीं मिली, चाहे वो सगा भाई हो या सगा बेटा। आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ के 8 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे कि जिनका नाम और उनसे नफ़रत आज तक कायम है। नंबर 1, आंद्रे विलासोव। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आंद्रे विलासोव को माना जाता है। ये आदमी 14 सितंबर 1901 में पैदा हुआ। ये रशियन कम्युनिस्ट रेड आर्मी का जनरल था, लेकिन नाजियों का खुफिया साथी भी था। आंद्रे विलासोव ने अपनी तमाम ज़िंदगी सोवियत रेड आर्मी में गुजारी और वह कई फ़ौजी यूनिट्स का सरबराह भी बना। ये जंगजू फ़ौज का हिस्सा और एक काबिल जर्नैल था, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में वो घेरे में आ गया था। जब नाजी फ़ौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्ज़ा किया तो आंद्रे विलासोव ही नाजियों की मुखालफत में जवामर्दी से लड़ रहा था। ये वो वाहिद फ़ौजी था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। ये हर कीमत पर मॉस्को को हिटलर के कब्ज़े से बचाना चाहता था, मगर विलासोव रशिया को हिटलर से बचाने के दौरान जर्मन अफवाज के हत्थे चढ़ गया और गिरफ्तारी के बाद वो जर्मन अफवाज को रूसियों पर काबू पाने के गुर बताने लगा। ये एक बाअसर आदमी था, इसलिए सोवियत यूनियन के एक एक चप्पे से वाकिफ़ था। इसने गिरफ्तारी के बाद अपनों से ही गद्दारी की। इसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर ही कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश की और इन पर रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी। यही मूवमेंट बाद में रशियन लिबरेशन आर्मी कहलाई, जिसने कम्युनिस्ट रूसी फ़ौज के मुकाबले में कामयाबियां हासिल की। अगर नाजी फ़ौज उसके साथ धोखेबाजी ना करती तो ये आदमी रेड आर्मी को पीछे धकेल देता, और अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया आज कम्युनिज़म से पाक हो जाती। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद ये अमरीकी फ़ौज के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे दोबारा रूसी फ़ौज के हवाले कर दिया, और रूस ने आंद्रे विलासोव को 2 अगस्त 1946 को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। नंबर 2, मीर जाफ़िर। दोस्तों, मीर जाफ़िर नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज में एक सरदार था जो बाद अज़ां तरक्की करते हुए सिपा सालार के ओहदे तक जा पहुंचा। मीर जाफ़िर एक निहायत बदफितरत आदमी था। वो ना होता तो शायद अंग्रेज़ 200 साल तक बरसगीर पर काबिज़ ना रहते। उसकी लालची निगाहें तख्त बंगाल पर थीं। वो चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए, इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल में अंग्रेज़ों का अमलन कब्ज़ा हो गया और उन्होंने मीर जाफ़िर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया। लेकिन ये माज एक कठपुतली हुक्मरान था, जबकि असल इख्तियारात अंग्रेज़ों के पास थे, इसलिए अंग्रेज़ों को लूट मार की मुकम्मल आज़ादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर कर लूटा, उनके कारोबार तबाह कर दिए और ये खित्ता शदीद कहत का शिकार हो गया। जब मीर जाफ़िर ने ज़्यादा चूं चरां की तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़िर को माजूल करके इसकी पेंशन मुकर्रर कर दी और इसके दामाद मीर कासिम अली ख़ान को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी आदमी की वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत ख़त्म हुई। मीर जाफ़िर की वफ़ात 5 फरवरी 1765 में हुई, लेकिन आज तक तारीख़ इस गद्दार को नहीं भूली। मीर जाफ़िर के महल को निमक हराम डेवड़ी कहा जाता है। लोग आज भी यहाँ आकर इस पर जूते मारते हैं और इस पर गलाजत फेंकी जाती है। नंबर 3, वेडकोन क्विस्लिंग। दोस्तों, नॉर्वे का ये फ़ौजी अफसर वेडकोन क्विस्लिंग 18 जुलाई 1887 को पैदा हुआ और बतौर गद्दार संगीन जुराइम का मुर्तकिब पाया गया। क्विस्लिंग 1942 में नॉर्वे का सदर बना और जंग अज़ीम दोम के इख्तिताम तक नॉर्वे का सदर रहा। दुनिया के अक्सर सदर मुस्कुराते हुए अपने ओहदों से रुखसत होते हैं, मगर ये नॉर्वे की तारीख़ का वो वाहिद सदर था जो कुर्सी सदारत से सीधा फांसी के तख्ते तक पहुंचा। इस पर नॉर्वे में अपने ही मुल्क के खिलाफ बगावत का एक मुकदमा बना। क्विस्लिंग का ताल्लुक नॉर्वे की फ़ौज से था। यूरोप में हिटलर के बढ़ते हुए असर और रसूख को देखते हुए क्विस्लिंग ने हिटलर से मुलाकात की, जिसके नतीजे में नॉर्वे पर कब्ज़े के बाद हिटलर ने उसे यहाँ का सदर बना दिया, यानी वो सदर जो नाजियों के मातहत था। इसीलिए नाजियों की दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद वो गद्दारी के जुर्म में जेल चला गया और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नंबर 4, किन हुई।
दोस्तों किन हुई 17 जनवरी 1090 में पैदा हुआ। वो चीनी तारीख में सोंग सल्तनत का चांसलर था। ये वो ज़माना था कि जब सोंग नामी सल्तनत चीन पर हुक्मरानी करती थी, लेकिन उन दिनों ये अजीम सल्तनत शुमाल से आने वाले हमलावरों की लपेट में थी। जब ये हमलावर सोंग सल्तनत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे, तभी एक बेहतरीन चीनी जर्नैल यूई फुई ने आगे बढ़कर इनका मुकाबला किया और इन्हें पे दर पे शिकस्तें देकर अपने तमाम इलाके वापस ले लिए। जब ताकत से काम ना बना तो इन हमलावरों ने चीन के बादशाह किन हुई के साथ मिलकर यूई फुई को कैद करवा दिया, जबकि किन हुई ने इसी कैद के दौरान एक दिन यूई फुई को अपनी बीवी के जरिए जहर पिलवा दिया। किन हुई की इस गद्दारी के बायस ये तमाम सल्तनत जिन हुकूमत के हमलावरों के मातहत आ गई और कई सालों तक गुलामी में रही। किन हुई और इसकी बीवी वक्ती फ़वायद उठाकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज चीन में ये आदमी गद्दारी और धोखेबाजी का एक निशान माना जाता है। चीन में जगह जगह किन हुई और इसकी बीवी के पुतले नस्ब हैं। लोग अब भी इन पर पेशाब करते हैं और इनके चेहरों पर स्याही मलते हैं। नंबर 4, एफिलिटीज़ ऑफ टेरिक्स। दोस्तों एफिलिटीज़ ऑफ टेरिक्स का ताल्लुक यूनान से था। थर्मोपोली के इलाके में रहने वाला ये शख्स यूनानियों का एक बड़ा गद्दार था। इसी शख्स ने यूनान की मगरबी पहाड़ियों पर बगावतों को जन्म दिया। इस शख्स ने रकम के लालच में ईरानी बादशाह ज़रकस की फ़ौजों से मिलकर अपनी यूनानी फ़ौज को एक मखसूस सिग्नल से गलत रास्ते पर डाल दिया। यूनानी फ़ौज दुश्मन के घेरे में आ गई और फिर सारी यूनानी फ़ौज को फ़ारसियों ने भेड़ बकरियों की मानद कत्ल कर डाला। यूनानियों के इस कत्लेआम का ज़िम्मेदार यही शख्स था। दोस्तों तारीख़ में इस शख्स के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं, अलबत्ता बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये वाक़या 480 कबल मसीह का है। ये शख्स इंतहाई खौफनाक शक्ल का मालिक था। मशहूर इंग्लिश फिल्म 300 में इस आदमी का किरदार एक गद्दार के रूप में दिखाया गया है। नंबर 6, बेनेडिक्ट आर्नल्ड। दोस्तों अमरीकियों में इसका नाम आज भी नफ़रत का निशान है। बेनेडिक्ट आर्नल्ड या गद्दार एक ही लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ अमरीका में एक गाली से ज़्यादा है। ये अमरीकी फ़ौजी अफसर 14 जनवरी 1741 में पैदा हुआ। ये कोई कमज़ोर या बुज़दिल जनरल नहीं था, बल्कि ये एक आला पाए का फ़ौजी अफसर था। इसकी माहिराना सलाहियतों और अस्करी क़यादत पर अमरीकी अवाम को नाज था, मगर इसके जहन में हमेशा एक ख्याल रहता था। वो अक्सर ये सोचता कि इसकी बेमिसाल सलाहियतों के बदले में अमरीका ने इसे क्या दिया है, और बस यही सोच उसे गद्दारी की तरफ ले गई। एक रोज़ उसने दौलत की खातिर वेस्ट पॉइंट पर बरतानवी फ़ौज को अपनी फ़ौज के साथ हथियार फेंकने की पेशकश कर दी। हथियार डालने की अवज़ उसने बरतानवी फ़ौज में जनरल के ओहदे पर तैनाती भी मांगी, मगर इसकी गद्दारी के बावजूद भी बरतानिया वेस्ट पॉइंट हासिल ना कर सका। इससे पहले कि बरतानिया हमलावर होता, इसकी गद्दारी की इतला आला हुकाम तक जा पहुंची और इसे बरतानिया की मदद से पहले ही राय फरार इख्तियार करना पड़ी। नंबर 7, एमिलियो आगिनाल्डो। दोस्तों एमिलियो 22 मार्च 1879 में पैदा होने वाला फ़िलिपाइन का पहला और नौजवान तरीन सदर था। अपने फ़िलिपाइनी शहरियों को आज़ादी का सूरज दिखाने के लिए एमिलियो कई महाजों पर नबर्द आजमा रहा। कभी वो हिस्पानियों से लड़ता तो कभी अमरीकियों से, और फिर उसके साथ धोखा हुआ और इस धोखे के बायस वो अमरीकी फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हो गया, मगर किसी तरह बच निकला। एक मरतबा फिर वो फ़िलिपाइन की आज़ादी के लिए लड़ने लगा, मगर उसे नाकामी मिली और जापानियों ने इंतहाई जुल्म व तशद्दुद के साथ फ़िलिपाइन पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों एमिलियो ही वो आदमी था जिसने रेडियो पर खिताब के दौरान अमरीकी और फ़िलिपाइनी फ़ौजियों को हथियार डालने की पेशकश की। वो दर हकीकत जापान के ज़ेरे दस्त फ़िलिपाइन का हाकिम बनना चाहता था, मगर यहाँ कब्ज़े के बाद जापान ने उसे कोई घास ना डाली। बाद में अमेरिका जब इन जज़ायर पर काबिज़ हुआ तो इसे सहूलतकार के तौर पर जेल भेज दिया गया। अगरचे इसे तारीख़ में फ़िलिपाइन के पहले सदर का दर्जा हासिल है, लेकिन ये दरअसल जापानियों का सहूलतकार या उनका साथी था। ये तबाह उसके चेहरे से आज तक नहीं मिट सका, जिसकी वजह से उसे तारीख़ के बदनाम तरीन गद्दारों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। नंबर 8, मीर सादिक। दोस्तों मीर सादिक रियासत हैदराबाद दक्कन का एक शहरी था और टीपू सुल्तान का मोतमद ख़ास था। एक मरतबा उसकी किसी बदअनवानी के बाद टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने उसे माजूल कर दिया। बाद अज़ां ये अपने ओहदे पर बहाल तो हो गया, लेकिन अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए हैदर अली और उसके फरजान टीपू सुल्तान से इंतकाम लेने पर तुला रहा। टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में उसके असर और रसूख का ये आलम था कि वो कोई भी खबर सुल्तान तक पहुँचने ही ना देता, और इसी शख्स ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर टीपू सुल्तान को ऐन मैदान जंग में धोखा दिया। इसी गद्दार की वजह से मैसूर की जंग में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया।
और यही शिकस्त इस्लामी रियासत मैसूर के खात्मे का भी सबब बनी। यही वो सल्तनत थी कि जिसके बाद अंग्रेज़ों के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई रुकावट ना रही और वो बासानी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।